हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने क्रिया शरीर पेपर सेकंड की। ठीक है, उसमें हम देखने वाले रस धातु। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, धातु एवं धातु पोषण न्याय, तो वो वाली वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि जितनी भी हमारी धातु है वो सीक्वेंस से जुड़ी होती है, वैसे भी फिजियोलॉजी सीक्वेंस से जुड़ी होती है आपके, अगर आपने मॉडर्न में जब पढ़ा होगा तो। और इसी तरह हमारे आयुर्वेद में है, पहले अब रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु। आप कोई सी भी कहीं से धातु उठा के पढ़ोगे तो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि अगर आप एक सीक्वेंस से पढ़ते हो जितनी भी धातु है, तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, और अच्छे से आप इनको समझ सकते हो और अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम पहली ही वीडियो, बेसिक सी वीडियो, उसमें हम बता चुके होते हैं। वही पॉइंट बाद में रिपीट होते हैं, फिर आप कहोगे कि सर ने तो ये पॉइंट समझा ही नहीं, जबकि वो पॉइंट हमने पहले ही अपने सीक्वेंस में पढ़ा दिए होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप पहले सीक्वेंस से चैप्टर को पढ़िए, पहले धातु देखिए, फिर धातु पोषण न्याय को देखिए, फिर रस धातु, देन रक्त धातु, देन मांस धातु। कोई सी भी धातु डायरेक्टली ना उठाए। ठीक है, और आपकी जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करें। तो हम अब स्टार्ट करते हैं रस धातु। पहले हम देखते हैं रस धातु की निरुक्ति। निरुक्ति मतलब डेराइव्ड, यानी ये शब्द किससे मिलकर बना हुआ है। जैसे बताया गया है कि रस धातु प्लस अच प्रत्यय, यानी कि रस धातु में अगर अच प्रत्यय लगा दोगे तो आपका रस बन जाएगा। ठीक, अब ये कौन सा प्रत्यय लगाना है, क्या बनता है, वो आपको संस्कृत में याद करा दिए जाएंगे। कि एक तो पहले आपको बनाना सिखाएंगे, अगर आप सीख जाते हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद करना ही पड़ता है। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से धातु में कौन से प्रत्यय लगाने से रस बनता है, बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि अर्थ, रस धातु का क्या अर्थ है। पहले तो ये देख लीजिए कि हम रस धातु को मॉडर्न में किससे रिलेट करते हैं, प्लाज्मा। अब ये कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, जो आपके ब्लड के अंदर लिक्विड वाला पोर्शन होता है। ठीक है, जिनमें राइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, यानी कि ब्लड कार्पोस्क्यूल्स को हटा दो तो जो भी बचेगा उसके अंदर वो प्लाज्मा कहलाता है। और लिम्फ, उसको भी हम कोरिलेट करते हैं अपने रस धातु से। एग्जैक्ट आप ये नहीं कह सकते कि प्लाज्मा ही रस है या लिम्फ ही रस है, रस धातु है। ठीक, अब ये हमारी फर्स्ट धातु फॉर्मेड फ्रॉम आहार रस, और ये हमने पहले वाली वीडियो में बताया था कि आहार रस ही कह रहा है कि आपकी सारी धातु बनती है, और जो सबसे पहले बनने वाली धातु है वो कौन सी है, रस। फिर हम बात करते हैं अर्थ की। तो रस धातु को क्या बताया, रस धातु के अर्थ का मतलब, इसका मतलब क्या है कि जो निरंतर गतिशील हो। अब ये जितना भी अब आपकी बॉडी में जो रस है वो हमेशा गतिशील होता है। ठीक है, रस मतलब गतिशील होता है, जो निरंतर गतिशील हो उसी को हम क्या कहते हैं, रस धातु कहते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। वैसे तो जो रस धातु है वो स्थायी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे रस जो स्थायी हो सकता है और गतिशील भी हो सकता है। जैसे कि आपके जो बोन्स के अंदर यानी साइनेबल फ्लूइड है वो स्थायी हो सकता है, सेरिबेलम फ्लूइड है वो भी स्थायी हो सकता है। पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो निरंतर गतिशील हो उसे हम रस कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं उत्पत्ति की। ये दो पॉइंट हमारे लिए इतने खास है नहीं। हमारे लिए उत्पत्ति, उत्पत्ति यहाँ पर इसका आप डेफिनेशन, परिभाषा भी लिख सकते हो या उत्पत्ति भी लिख सकते हो, कोई भी आप दो नाम लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे तो हमने ये उत्पत्ति पहले ही रस धातु वाली जो वीडियो उसमें बता चुके हैं, पूरा जो आपका फ्लो चार्ट बताया था। पर आपने अगर भी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, हम फिर भी आपके लिए यहाँ से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो, जो हमने धातु पोषण न्याय देखा था, इनमें पूरा हमने इस फ्लो चार्ट से आपको समझाया था किस तरह से धातु की उत्पत्ति होती है। लेकिन अब हमें रस धातु पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी रस धातु की उत्पत्ति देख लेते हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में और समझने में याद रहे, ताकि आप एग्जाम में लिखो तो ये लिख सको। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे ना, जैसे मैं आर रस को भी यहाँ पर नहीं लिखता, तो आप एग्जाम में भी नहीं लिख पाते। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ अपने नोट्स में लिखते हो तो आपको याद रहता है। तो हम बात करते हैं आहार रस की। देखो, रस धातु की उत्पत्ति कैसे हुई। जो सबसे पहले आपने खाना खाया, वो हम बात नहीं कर रहे कि आहार पे अग्नि वर्क करेगी देन आहार रस बनेगा। हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं आहार रस। हम ये मान रहे हैं कि जो आपने खाना खाया उस पर आपकी जठराग्नि और भूताग्नि, जठराग्नि भूताग्नि काम कर चुकी है। देखो, मैं यहाँ से फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे पहले कोई भी आपने आहार खाया तो उस पर दो अग्नि काम करते, एक जठराग्नि, एक भूताग्नि। अब भूताग्नि क्यों काम करती है, क्योंकि जो भी आहार होता है, क्योंकि जो भी द्रव्य होता है वो पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ होता है। अगर आपको आचार्य चरक जिनकी एक लाइन याद होगी, सर्व द्रव्यम पंच महाभूतिकम, यानी जितने भी द्रव्य है वो सब पंच महाभूत से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर ये आहार पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ होता है तो उसके लिए पंच महाभूत अग्नि तो होगी उनको पचाने के लिए, और एक होती है जठराग्नि। अब इस आहार पे जब ये अग्नि काम करती है तो इसको दो डिवीजन होते हैं, एक सार भाग, एक मल भाग। मल भाग क्या बनता है, मूत्र और पुरीस, और सार भाग क्या बनता है, अन्न रस। अब इस अन्न रस पे डायरेक्टली अब वर्क करती है रस अग्नि। देखो, अब इस आहार रस या अन्न रस जो भी है इस पे वर्क करती है रस अग्नि। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट और बताया था मैंने कि जो भी धातु बनेगी उसकी अग्नि काम करेगी। जैसे रस धातु इससे बनेगी, रस धातु इससे बनेगी, तो इस पर रस अग्नि काम करेगी। तो हम बात कर रहे हैं कि आहार रस पर रस अग्नि वर्क करेगी। तो आहार रस का दो चीज़ में डिवीजन होगा, एक होगा सार भाग, एक होता है किट या मल भाग। सार भाग मतलब इसका जो मेन कंटेंट है, किट यानी जो इसका मल भाग है।
जैसे आप कोई खाना खाते हो जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल है, वो तो आपको मिलेंगे, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आप एनएस के थ्रू बाहर निकाल देते हो, ठीक है। और आहार रस का जो कह रहा मल भाग है वो होता है कफ, ठीक है। यहाँ पर आप मॉडर्न से रिलेट मत करना कि आहार रस में कफ क्या है। मैंने आपको समझाने के लिए चीज़ बताई है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो रस धातु का जो मल भाग है वो क्या होता है, कफ होता है। अब हम सार भाग का डिवीजन करते हैं कि सार भाग में फिर से इसको दो पार्ट डिवाइड करते थे, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग का मतलब होता है बड़ा पार्ट और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा पार्ट। तो सार भाग का जो बड़ा पार्ट है वो रस धातु की उत्पत्ति करता है, और सार भाग यानी आहार रस का जो रस भाग का जो सूक्ष्म वाला भाग है वो दो चीज़ की उत्पत्ति करता है, एक होती है उपधातु और एक होती है रक्त निर्माण अंश। यानी कि इसी सार भाग के अंदर, इसके सार भाग के जो सूक्ष्म भाग है इसी के अंदर रक्त निर्माण अंश होता है, यानी कि ये आगे जाके इसमें रक्त अग्नि काम करेगी और रक्त का निर्माण करेगी। अब हम देख लेते हैं इसकी उपधातु, यानी रस की जो उपधातु वो कौन कौन सी होती है, स्तन्य और आर्तव। स्तन्य यानी जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, ठीक, इसको हम स्तन्य बोलते हैं। आर्तव होता है मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड। तो ये रस की दो उपधातु हो गई, रसतन्य और आर्तव। वैसे तो हमने हर एक धातु की उपधातु बेसिक वाली वीडियो में बताई है, लेकिन आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप अब भी इनको याद कर लीजिए कि रस की जो उपधातु होती है स्तन्य और आर्तव होती है, और रस का जो कीट या मल भाग होता है वो कफ होता है। क्योंकि आपको याद करनी जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक है, उसमें बहुत सारे आपको नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसकी परमाणु की कि रस धातु का कितना परमाणु होता है। तो रस धातु 9 अंजलि। अब कोई बच्चे ये ना पूछ ले अंजलि क्या होती है। अंजलि बोलते हैं आपकी पूरी एक खौच को। इस खौच में जितना भी कह रहा है कि पानी आएगा, कोई भी लिक्विड पोर्शन आएगा, उसी को हम बोल देते हैं एक अंजलि। अब जनरली एक अंजलि को हम 195 ml की मान लेते हैं, ठीक है, जनरली एवरेज, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो अंजलि होती है वो अलग अलग होती है। मेरे हाथ छोटे तो मेरी अंजलि छोटी होगी, खली के हाथ बड़े हैं तो खली की अंजलि अलग होगी, लेकिन आपने एवरेज फिर भी 200 ml का मान लेते हैं कि 200 ml का कह रहा है कि आपकी एक अंजलि होगी। मॉडर्न में कह रहा है धातु को हम किससे रिलेट करते हैं, प्लाज्मा। तो हम प्लाज्मा की बात करते हैं कि प्लाज्मा की कितनी मात्रा होगी, यानी 1.75 लीटर प्लाज्मा होगा। अब हम बात करते हैं पोषण की। ये रस धातु किसका पोषण करता है, ये रस धातु पोषण करता है रक्त का, और उसके जाके मांस, फिर उसके बाद मेद। इस तरह से पोषण क्रम चलता रहता है। फिर हम बात करते हैं रस धातु के वृद्धि के लक्षण, यानी कि अगर हमारी बॉडी में जो रस धातु बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसके क्या क्या लक्षण देखे जाएंगे। देखो, आलस्य का मतलब होता है लेजीनेस, मतलब आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, आप पूरे दिन आलस्यों की तरह पड़े रहोगे। वैसे भी कुछ लोग पड़े ही रहते हैं। फिर होता है अंगगौरव, यानी कि जो आपके बॉडी के पार्ट से हाथ पैर जो भी है वो सब बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाएंगे। शीतलता, कह रहा है कि शीतलता यानी बहुत ज़्यादा ठंडी आपकी बॉडी हो जाएगी। अब ठंडी क्यों हो जाती है, वो कहीं ना कहीं जो रस है वो रिलेट करते हैं कफ से, क्योंकि रस और कफ का आश्रय आश्रय भाव होता है। अब ये आश्रय आश्रय भाव क्या होता है, ये होता है अगर एक के बढ़ने के दूसरा भी बढ़ना, ठीक है, और इनकी दोनों के जो गुण होते हैं वो सेम रहते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा, बस इतना याद कर लीजिए शीतलता क्यों है, क्योंकि जो रस धातु है, रस और कफ का आश्रय आश्रय भाव है, और जो कफ के लक्षण होंगे वहीं आपके रस धातु के लक्षण होंगे। तो कफ के लक्षण होता है शीतलता होना, तो इसलिए रस धातु का लक्षण हो जाएगा शीतलता। और अग्निमंद होता है जो आपकी बॉडी की जो अग्नि होती है वो मंद हो जाना है, और अग्निमंद हो जाएगी तो खाना कम बचेगा, ठीक। और अति निंद्रा भाई आलस्य ज़्यादा होगा तो अति निंद्रा भी बहुत ज़्यादा आएगी, यानी नींद बहुत ज़्यादा आएगी। ये जो भी जितने भी लक्षण वो आपको कहीं ना कहीं किसके दिख रहे हैं, कफ वृद्धि के लक्षण दिख रहे हैं। क्यों ये कफ वृद्धि के लक्षण इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो रस और कफ है वो कैसे आश्रय भाव से रहते हैं। देखो, आश्रय का मतलब होता है कि जिसके अंदर जो आश्रय दे, और आश्रय का मतलब है जो उसके अंदर रहे। जैसे आश्रय को मैं कॉमन एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं, जैसे आप हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, आप हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, तो आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आप क्या हो गए, आश्रय, क्योंकि आप डिपेंड कर रहे हो हॉस्टल पे, ठीक है, आप उसके अंदर रह रहे हो, ठीक है, वो आप हो गए आश्रय, और हॉस्टल क्या हो गया, आश्रय। भाई जैसे जो नाम आश्रम आपने सुना होगा कि आश्रम क्या है, आश्रम क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि आश्रम क्या हो गया, लोगों को जगह दे रहा है, हम लोगों को जगह दे रहा है रहने के लिए, तो हम क्या हो जाएंगे, आश्रय, और जो जगह दे रहा है आश्रय। तो उसी तरह से जो रस है वो क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा, और कफ क्या हो जाएगा, आश्रय। यानी इस रस के अंदर क्या रहता है, इस कफ के अंदर ये रस रहता है, तो कफ क्या हो जाता है, आश्रय, और रस क्या हो जाएगा, आश्रय, क्योंकि रस ही तो कफ को अपने अंदर रहने के लिए जगह दे रहा है। तो इस तरह से आश्रय आश्रय भाव आपको समझ सकते हैं। वैसे हम पूरे एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे आश्रय आश्रय भाव डिटेल में, हम तब वहाँ उसको अच्छे से देखेंगे। तो अब आश्रय आश्रय भाव के होने से क्या होता है, यदि एक की वृद्धि होगी तो दूसरे की वृद्धि होगी, अगर एक का क्षय होगा तो दूसरे का भी क्षय होगा, यानी कि रस के बढ़ने पे कफ का बढ़ेगा और कफ के बढ़ने पे रस बढ़ेगा।
दोनों सेम ही है। और जब दोनों सेम ही है तो इनकी वृद्धि के लक्षण भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी कि जो रस धातु की वृद्धि के लक्षण थे वो सेम कैसे है, कफ धातु के, कफ के लक्षण है। ये सेम कैसे है, सेम कफ दोष के लक्षण होते हैं। जब हम कफ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कफ के क्या क्या लक्षण होते हैं, सेम यही होते हैं और इनको अच्छी सी डिटेल में भी समझाएंगे। फिर हम बात करते हैं रस धातु के 6 के लक्षण। अब जो हमारे कह रहे हैं कि कफ दोष के 6 के लक्षण होंगे वो सेम रस धातु के 6 के लक्षण हो जाएंगे। जैसे कि हृदय में पीड़ा, हृदय में पीड़ा, देखो हृदय में पीड़ा क्यों हो रही है, क्योंकि जो रस धातु का जो स्थान होता है वो कहाँ पर होता है, हृदय। अब हृदय में ही कह रहा है कि रस नहीं होगा तो पीड़ा तो होगी ही। पतलापन, अब ये रस धातु ही तो क्या है, रस धातु का निर्माण करता है, मांस धातु का निर्माण करता है, जितनी भी धातु को जो पोषण करता है वो रस धातु ही करती है। जब रस धातु ही का क्षय हो जाए, कमी हो जाएगी, यानी कि पोषण नहीं हो पाएगा तो अपने आप पतलापन तो आ ही जाएगा। और रस धातु को और एक और लक्षण है तृष्णा। तृष्णा मतलब प्यास। वही रस धातु को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, एक द्रव, एक लिक्विड पोर्शन। अगर आपकी बॉडी में वो चीज़ कमी हो जाएगी तो आपको अल्टीमेटली प्यास तो लगेगी ही, और ऊंचे स्वर को आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और इस सूल पूरे आपकी बॉडी में पेन होगा, कंपन, और आप कांपने भी लग जाओगे। ये है इसके 6 के लक्षण। वृद्धि के लक्षण भी देख लिए आपने, 6 के लक्षण भी देख लिए। ठीक, अब देखो जो ये वृद्धि के लक्षण है, यहाँ पर एक श्लोक है जो आपको इंपॉर्टेंट याद करना। रसो अति वृद्धो हृदय क्लेदो परसेक चाप यदि अति, यानी कि रस में अति वृद्धो, यानी कि रस की अधिक वृद्धि, यानी रस की वृद्धि के लक्षण क्या बताएगा, हृदय क्लेद हो जाना। यानी कि हृदय क्लेद का मतलब है कि हार्ट में जो फ्लूइड का रिटेंशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाना। प्रसेक का मतलब हाइपर सलाइवेशन है, यानी जो आपके माउथ में जो सलाइवा आता है उसका बहुत ज़्यादा बनना। ठीक है, ये सारे लक्षण किसके होते हैं, वृद्धि के लक्षण। ये श्लोक है, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, आप याद कर लोगे तो अच्छी बात है। फिर हम बात करते हैं इनकी चिकित्सा की, यानी कि रस धातु की वृद्धि और क्षय की क्या चिकित्सा है। यदि कह रहा है कि रस धातु की वृद्धि हो जाए तो उसके लिए क्या चिकित्सा बताइए, रुच पदार्थों का सेवन। भाई खुद भी सोच सकते हो कि रस धातु के आपकी बॉडी में रस धातु वृद्धि हो गई, रस धातु बहुत ज़्यादा हो गया तो आप क्या करोगे, रस धातु बहुत ज़्यादा हो गया तो आपको रुक्ष पदार्थों का सेवन करना है, क्योंकि उनमें जो द्रव वाला पोर्शन होता है वो कम होता है, भाई द्रव वाला पार्ट कम होता है। ठीक है, और 6 के लक्षण हो गए हैं तो रस अधिक आहार, यानी कि ऐसे रसवर्धक आहार, मतलब ऐसे आहार विहार का सेवन करना है जो रस धातु की वृद्धि कराए, यानी रस की वृद्धि कराए। ठीक है, अब ऐसे आहार विहार क्या हो सकते हैं, आप खुद सोच के कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रस के प्रकार। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रस के प्रकार। रस के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है शुद्ध रस, एक होता है भुक्त रस। शुद्ध रस क्या होता है, जो परिवहन प्रक्रिया में रस शरीर के विभिन्न भागों द्वारा शुद्ध होता हुआ हृदय तक पहुंचता है, यानी कि वो शरीर में अलग अलग पार्ट का पहुंचकर पूरी बॉडी में कह रहा है कि फैलता है। कैसे फैलता है, हृदय के द्वारा। यानी देखो हो क्या रहा है, देखो अगर मैं आपको इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूँ, देखो जैसे आपने कोई खाना खाया, आहार रस लिया या कोई भी खाना खाया, फूड खाया, तो वो सबसे पहले कहाँ पर जो पचेगा, उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इन इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड कैपिलरी के थ्रू ब्लड में मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे प्रोटीन, विटामिन जो भी है वो सब हमारे ब्लड में मिल जाएंगे। वो कहाँ पर जाएंगे, अब वो लीवर से होते हुए आपके हार्ट तक जाएंगे। तो पहले कहाँ गया, लीवर तक गया, और लीवर से हो तो हार्ट तक गया फिर। ठीक है, और हार्ट तक पहुंचने पर कह रहे हैं पूरी बॉडी में जो आहार है, यानी जो भी न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन है, वो पूरी बॉडी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही शुद्ध रस होता है। शुद्ध रस क्या होता है, मतलब ये हृदय तक पहुंचता है। अब कैसे पहुंचता, कुछ अंगों के थ्रू, जो ये कुछ अंग बताए विभिन्न, कह रहा है कि द्वारा विभिन्न किस में, जैसे लीवर तक गया, लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म हुआ, फिर कह रहा है हृदय तक गया, और हृदय क्या करेगा, यानी हार्ट क्या करेगा, उसके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा ताकि हर एक टिश्यू को अपना अपना न्यूट्रेंट मिल सके। तो ये होता है शुद्ध रस। फिर हम बात करते हैं भुक्त रस की। देखो भुक्त रस क्या होता है, जो भोजन के परिपाक, यानी भोजन के जो डाइजेशन के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न होता है उसे हम भुक्त रस कहते हैं। यानी कि जब भोजन का डाइजेशन होता है उसके उपरांत या उसके परिणाम स्वरूप जो रस उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं भुक्त रस। अब ये भुक्त रस 2 प्रकार का होता है, एक होता है सौम्य रस, एक होता है अग्नि रस। अब ये सौम्य कब होगा और अग्नि कब होगा, यदि इसमें जल और पृथ्वी महाभूत होंगे तो सौम्य होगा, क्योंकि जल की प्रधानता की वजह से यह रस कैसा हो जाएगा, सौम्य है। यदि जो आपने आहार रस लिया होगा अगर उसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होगी, यानी अग्नि महाभूत की प्रधानता होगी, तो यह रस कैसा हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, या फिर आप ऐसे बता सकते हो, भाई आपने भुक्त रस का क्या मतलब बताया, यानी डाइजेस्टेड फूड। आप सीधा इतना ले सकते हो, डाइजेस्टेड फूड, जो आपका खाना पचा है उससे जो रस उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं भुक्त रस। अब ये भुक्त रस 2 प्रकार का, सौम्य रस और आग्नेय रस। यानी सौम्य कौन सा होगा, यानी जो फैट को डाइजेशन करने वाले पार्ट है ना, यानी जहाँ पर फैट का डाइजेस्टेड होगा, फैट का डाइजेस्टिव पार्ट, और प्रोटीन डाइजेस्टिव पार्ट, ये आग्नेय। इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक,
अब फिर से हम देखने वाले रस धातु की ही, रस धातु के स्थान देखने वाले हैं। रस धातु को जो स्थान बताया गया वो होता है हृदय। हम पहले भी देखा, हमने बताया कि रस धातु को जो स्थान है वो हृदय में बताया है, और हृदय से वो संपूर्ण शरीर का पोषण एवं परिणन करता है। यानी हृदय में जब वो पहुंचता है तो संपूर्ण शरीर का पोषण करता है और परिणन करता है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है। भाई मैंने आपको क्या बताया, आपने जो भी खाना खाया, देखो अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, देखो आपने कह रहा है कोई भी आपने कोई खाना खाया, उस खाना खाने के बाद क्या होगा, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कह रहा है कि वो फूड का एब्जॉर्बेशन होता है, डाइजेशन एब्जॉर्बेशन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। देखो यहाँ पर एब्जॉर्बेशन हो गया। अब यहाँ पर जो भी आपने खाना खाया उससे प्रोटीन निकाल लिया, विटामिन निकाल लिया, मिनरल्स, अमीनो एसिड जो भी है वो सब निकाल लिया, ठीक है, मेन कंटेंट इसका निकाल लिया। अब निकलने के बाद वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा ब्लड वेजल्स के थ्रू ब्लड में, ब्लड वेजल्स के होते हुए ब्लड में चला जाएगा। अब ये ब्लड में चला जाएगा। अब इस ब्लड को कहाँ पर जाना है, इसको जाना है हार्ट तक, उसको जाना है हार्ट तक, ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट है इस ब्लड में, जितने भी न्यूट्रिएंट है इस ब्लड में, ये हार्ट तक पहुँच जाए, और हार्ट क्या करे, अपने ब्लड को पंप करके सारी बॉडी में न्यूट्रिएंट को पहुँचा दे। अब इस ब्लड को कह रहा है कि हार्ट तक पहुँचना इतना आसान काम नहीं है, उससे पहले गुजरना पड़ता है लीवर तक, लीवर से होते हुए इसको गुजरना पड़ता है। क्यों, क्योंकि लीवर इसका क्या करता है, फैट का डाइजेशन भी करता है। यानी इस ब्लड के अंदर जो भी होगा, ठीक है, वो किससे हो जाएगा, लीवर से। लीवर इसका फिल्ट्रेशन करते हुए कहाँ तक जाएगा, वो हार्ट तक जाएगा। अब हार्ट ही क्या करेगा, उसको पूरी बॉडी में पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। तो यही बता रहा है जो इसका जो स्थान है, यानी रस धातु का स्थान कहाँ पर बताया, हार्ट में बताया, और यही हार्ट कह रहा है संपूर्ण शरीर का पोषण और प्रेरण देने का काम करता है। पोषण मतलब न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर रहा है, प्रेरण वही न्यूट्रिएंट की सप्लाई, पोषण मतलब इनको पोषण पालने का जैसे होता है ना, इस तरह से आप समझ सकते हो। फिर हम बात करते हैं स्रोतस की। देखो रस धातु का स्रोतस हृदय एवं धमनिया बताया अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। अगर आप आचार्य चरक के अनुसार देखोगे तो आचार्य चरक ने हृदय एवं महास्रोतस बताया है, महास्रोतस उन्होंने एलिमेंट्री कैनाल को बोला है, और अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत हम देख सकते हैं हृदय एवं धमनिया, ठीक है। ये जो जितने भी पॉइंट है, जो स्थान है, हर देखो स्रोतस वाला चैप्टर कहाँ से पॉइंट मिलेगा, जब आपको स्रोतस पढ़ोगे तब आपको बताया जाएगा। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक एंड अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत सबके स्रोतस बताए जाएंगे, रस के स्रोतस, रक्त के स्रोतस, मांस के स्रोतस, वहाँ से आप पॉइंट ले सकते हो। आप एक चीज़ देखना, आप नोटिस करना कि जैसे आप रस धातु लिखोगे तो 7, 8, 10 पॉइंट तो कम से कम ऐसे हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं आप उसको कोरिलेट कर जाओगे। जैसे स्रोतस वाला हम स्रोतस से याद हो जाएगा, उपधातु है, मल क्या है, ये सब कहाँ से याद हो जाएंगे, पहले वाले से याद हो जाएंगे जो हमने पहले देखे थे, जितने रस के धातु, मल और इनके प्राकृतिक कर्म हमने पहले वाले देखे। मतलब आप 7, 8 पॉइंट ऐसे ही लिख दोगे, बिना कोई चैप्टर के याद आए ना आए, तो 7, 8 पॉइंट ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। अब हम रस धातु के प्रकार की बात करते हैं। रस धातु के 2 प्रकार होते हैं, स्थायी रस धातु और पोषक रस धातु। स्थायी का मतलब होता है जो रुकी हुई है, ऐसी धातु जो रुकी हुई है, जो स्टॉप हो चुकी है, यानी जो शरीर में स्थायी रहती है, यानी जो शरीर में रुकी हुई रहती है, जिसका वाहन फ्लो नहीं होता, ठीक है, मतलब जिसका वाहन नहीं होता, मतलब फ्लो नहीं होता। अगर मान लो कोई धातु मूव ही नहीं करेगी, ठीक है, वो धातु मूव नहीं करेगी तो वो दूसरी धातु का भी पोषण नहीं करेगी। तो हम ये कह सकते हैं ना, अगर वो मूव नहीं कर रही तो वो दूसरी धातु का भी पोषण नहीं करती। जैसे रस धातु मूव करती है तो वो रक्त का पोषण कर देती है, लेकिन यही रस धातु जो एक होती है रस धातु स्थायी, यानी जो मूव नहीं करती तो दूसरी धातु का पोषण नहीं करेगी। अब कौन सी ऐसी धातु है, यानी स्थायी रस धातु कौन कौन सी होती है, जो मूव नहीं करती है, ठीक है, तो दूसरी धातु का पोषण नहीं करती है, लेकिन केवल एक ही पर्टिकुलर पॉइंट का ही पोषण करते हैं जहाँ पर वो रहती है। जैसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी जो आपके दिमाग में जो ये फ्लूइड रहता है ना, जहाँ पर जो फ्लोट करता है, जो आपका ब्रेन है, तो उसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये कैसे धातु है, स्थायी रस धातु है, क्योंकि वो ब्रेन में रहता है। ऐसे नहीं है कि वो किडनी में जाके चला जाएगा, साइनल फ्लूइड में जाके चला जाएगा, अलग नहीं होगा, वहीं पर रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं स्थायी रस धातु। और साइनोवियल फ्लूइड ये आपके जॉइंट्स के बीच में होता है, वो जॉइंट्स के बीच में ही रहेगा, हड्डियों के अंदर, हड्डियों के बाहर नहीं आएगा। फिर इंटरसेलुलर फ्लूइड, यानी दो सेल के जो बीच का फ्लूइड है, मतलब 2 सेल के जो बीच का फ्लूइड है, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड, ये भी स्थायी रस धातु के अंदर आते हैं। फिर आता है पोषक रस धातु। अब इसको पोषक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, धमनियों के द्वारा अलग अलग धातु का पोषण करती है, इसलिए इसको बोला है पोषक रस धातु, ठीक है। ये धमनियों द्वारा फ्लो करती है और धमनियों के द्वारा ही कह रहे अन्य धातु का पोषण करती है, इसी वजह से इसको पोषक रस धातु भी हम कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल बताए गए हैं प्लाज्मा और लिम्फ। प्लाज्मा भी आप देख सकते हो, भाई कौन सी वेन में रहता है, आप आर्टरीज में, ब्लड आर्टरीज हो गई, वेन हो गई, उन सब के अंदर प्लाज्मा रहता है। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा किसका पार्ट है, ब्लड के अंदर रहता है, जो लिक्विड वाला पोर्शन है, ठीक है, वही किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और ब्लड क्या करता है, आर्टरी और वेन में से, तो आप प्लाज्मा को कह सकते हो ना, आर्टरी और वेन के अंदर ही तो फ्लो कर रहा है धमनियों के द्वारा। तो ये हो गए इसके प्रकार। अब हम देखते हैं कि रस धातु का वर्ण कैसा है। देखो रस धातु को जनरली जो वर्ण होता है व्हाइटिश, व्हाइटिश को हम क्या बोलते हैं, रंगहीन।
हम बात करते हैं गुण की। रस धातु गुण कैसे हो? स्निग्ध है, द्रव है, शीत है, सौम्य है। यानी स्निग्ध मतलब चिकना सा भी है, द्रव यानी लिक्विड पार्ट है, लिक्विड है, शीत ठंडा है, सौम्य है। ठीक। अब सौम्य एक और चीज होती है, अगर आपको याद होगी तो शुक्र धातु। शुक्र धातु भी क्या होती है? सौम्य होती है। ये भी हमने रचना शरीर में पढ़ी थी, क्योंकि रचना शरीर हमने पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो जाके देखिए। ठीक है, आपको फर्क पता लग जाएगा कि मेरे पढ़ाने में और दूसरे को पढ़ाने में कैसा अंतर होता है। क्योंकि जब एक जगह चीज़ें लिखी होती है ना, तो आपको चीज़ें याद आती है, क्लिक करती है, समझ में आती है। ठीक है, अगर मैं इन्हीं पॉइंट को एक यहाँ लिखता है, एक यहाँ लिखता, 4-10-15 पेज भर देता तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये केवल 1 पेज है, ये केवल दोनों साइड से हम एक पेज का काउंट कर रहे हैं, तो इसी एक पेज में कह रहे हैं कंप्लीट हमारी रस धातु आ जाती है। आप इसे 5 नंबर का भी ले सकते हो, 10 नंबर का भी ले सकते हो। ये कम कंटेंट नहीं है, ये हमने लिखा ही इस तरह से है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्वाद की। रस धातु का स्वाद कैसे होता है? मधुर होता है। फिर हम बात करते हैं उपधातु की। उपधातु मैंने बताई थी, रस धातु की 2 उपधातु होती है, स्तन्य और आर्तव। देखो ये सब चीज़ आप याद कर लो कि कौन सी धातु की क्या उपधातु है और कौन सी धातु का क्या मल है और कौन से पंचमहाभूत से मिलकर बना हुआ होता है। तो रस धातु की कौन सी उपधातु है? स्तन्य और आर्तव। और मल कौन सा है? कफ। मल कौन सा है? कफ। ठीक है, और आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो रस और कफ है वो कैसे रहते हैं? आश्रय आश्रय भाव से रहते हैं, तो इस तरह से मल भी आप ध्यान रख सकते हो। अब हम बात करते हैं पंचमहाभूत की, यानी कि इसमें कौन से महाभूत से मिलकर बना हुआ होता है। वैसे तो आप पता है कि जितने भी द्रव्य होते हैं, ठीक है, वो सब पंचमहाभूतिक होते हैं, यानी सर्वद्रव्यम पंचमहाभूतिकम, यानी जितने भी द्रव्य है संसार में वो पंचमहाभूत से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन हर द्रव्य में किसी न किसी एक महाभूत की प्रधानता होती है, किसी में एक महाभूत की, किसी में 2 महाभूत की। जैसे इस धातु में केवल जल महाभूत की प्रधानता होती है। इसका मतलब ये नहीं कि 4 महाभूत होंगे, नहीं, 4 महाभूत होंगे, केवल प्रधान उसमें जल महाभूत होगा। तो अब हम बात करते हैं रस धातु के कार्य, जो इंपॉर्टेंट है, आपको समझना भी और लिखना भी। देखो कार्य क्या है? सभी धातुओं का पोषण करना, यानी रस धातु से ही तो सभी धातु का पोषण होता है। तो आहार से सबसे पहले क्या बनता है? रस धातु बनती है। तो यही तो रस धातु कह रहे हैं, जितनी भी कह रहे धातु हैं उनका पोषण करेगी। तो हम कह सकते हैं कि सभी धातु का पोषण करने का काम कौन सी धातु करती है? रस धातु करती है। और शरीर में स्थूलता, मोटापन, पतलापन का कारण। देखो अभी रस धातु को हम किसे कोरिलेट करते हैं? कफ से कोरिलेट करते हैं। और कफ का क्या काम होता है? भाई कोरिलेट का मतलब ये है कि रस और जो कफ है वो आश्रय आश्रय भाव से रहते हैं, यानी रस बढ़ेगा तो कफ बढ़ेगा। और कफ का काम क्या होता है? मजबूत करने का। ठीक है, और अब कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप जानते ही हो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा मोटापन आ जाएगा। ठीक है, स्थूलता आ जाएगी। और कफ बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो आपकी बॉडी में पतलापन आ जाएगा। तो स्थूलता, मोटापन, पतलापन, ये सब इसका कारण होते हैं रस धातु के। और प्रीणन, स्नेहन और दृढ़ करने का कार्य भी कौन होते हैं? रस धातु के। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, स्नेह, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, शरीर को मजबूत करना, किसका काम होते हैं? रस धातु के काम होते हैं। तो अब एक और इसमें एक और चीज़ दी है, अष्टविधि सार। देखो अष्टविधि सार को हम यहाँ पर नहीं समझ सकते, इसको हम अलग से समझेंगे। यहाँ पर जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिख दिया। अष्टविधि सार अकॉर्डिंग टू आचार्य चक्रपाणी। और आचार्य चक्रपाणी कौन थे? कुछ नहीं, हमारे जो आचार्य चरक के टीका करते। ठीक है, आचार्य चरक के टीका। अब ये टीकाकर क्या होते हैं ये सब हम बेसिक में कवर कर चुके हैं। खैर अभी तो मैंने यूट्यूब पे वो वीडियो नहीं अपलोड किया है, लेकिन जब भी हम अपलोड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आज चक्रपाणी कौन थे? आचार्य चरक के टीका करते हैं, जिन्होंने क्या बताया कि धातु के शुद्धतम रूप को ही हम क्या कहते हैं? सार कहते हैं। यानी जो धातु का शुद्धतर रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सार होता है। जो कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। जैसे हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे दूध हो गया, जैसे दूध का जो सबसे शुद्धतर रूप है वो क्या है? मलाई। उसी तरह हर एक धातु का एक शुद्धतर रूप होता है जिसको हम बोलते हैं सार। अब ये सार 8 प्रकार का होता है। 7 तो आपकी धातु ही होती है, एक होता है सत्व सार। तो इस तरह मिला के 8 सार होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है? आपको रखना है रससार तुकसार के लक्षण, यानी कि ऐसा पुरुष जो रससार हो उनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? लोम होगी, त्वचा, स्निग्ध, श्लेष्मल, मृदु, निर्मल होते हैं। अब देखो लोम क्या होते हैं? यानी आपकी जो बॉडी के हेयर्स हैं उनकी बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होंगे। इनकी जो त्वचा है वो स्निग्ध होगी, श्लेष्मल होगी और मृदु होगी। ये इनके लक्षण होंगे ऐसे पुरुष के। रससार पुरुष सुखी होंगे, भाग्यशाली होंगे, स्वस्थ, बुद्धिमान होंगे। ठीक है, जिस व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो रससार से भरपूर होगा, ऐसे पुरुष, ऐसा व्यक्ति जो त्वकसार के लक्षण होंगे, रससार इनके भरपूर होगा, इनमें है, तो ये सब इनके लक्षण देखे जाएंगे। और ज़्यादा डिटेल में हम कहाँ पर पढ़ेंगे? जब हम अष्टविधि सार को अच्छे से देखेंगे। तो हम बात करते हैं रस धातु के कर्म। देखो रस धातु के क्या कर्म है? देखो कर्म इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लगा देता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, मुझे तो इंपॉर्टेंट लगते हैं, आपको लगे न लगे। देखो रस धातु कर्म क्या है? तर्पण। तर्पण यानी कि नरिशमेंट कराना। तर्पण का मतलब होता है नरिशमेंट। यानी रस धातु काम में क्या होता है? नरिश कराना। भाई जितनी भी हमारी बॉडी की सेल्स है उनको कौन काम दे? रस धातु। भाई रस धातु तो सारा काम कर रही है। ठीक है, वर्धन यानी ग्रोथ कराने का काम। देखो
अब यहाँ पर 3 स्टेज बताई गई है, बाल्यावस्था, युवावस्था एंड वृद्धावस्था, यानी कि रस धातु के अलग अलग काम बताए गए हैं अलग अलग अवस्था के अनुसार। ये देखो, वर्धन, यानी कि जब बाल्यावस्था होगी तो रस धातु किसका काम करेगी, वर्धन का काम करेगी। मतलब छोटा बच्चा होगा, 3-4 साल का बच्चा होगा, तो उसमें रस धातु क्या काम करेगी, ग्रोथ का काम करेगी, मतलब उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगी। और जब जब बच्चा युवावस्था में हो जाएगी तो उसका रिटेंशन यानी उसको धारण करने का काम करेगी, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने का काम करेगी। तो अलग अलग अवस्था में इस रस धातु के अलग अलग कर्म होते हैं, और प्रेरण करने का काम, जीवन देने का काम, बहुत सारे काम आप अलग से भी लिख सकते हो, जरूर नहीं ये लिखा है, ये मैंने आपको बता दी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस तरह से आपका एक कंप्लीट चैप्टर हो जाता है। मुझे नहीं लगता मैंने इसमें कोई पॉइंट छोड़ा है। अगर आपको फिर भी ऐसा कोई लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है तो आप कमेंट कर सकते हो। आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी, चाहे आप कैसे भी कमेंट करो। तब आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चों को ये चीज़ समझ में आई है। ठीक है, थैंक यू गाइस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।